देखिए अब मेरा अगला क्वेश्चन है, एक एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 एचजेड है, तो कहता है करंट का मान 0 से मैक्सिमम तक चेंज करने में कितना समय है। करंट का वैल्यू जो है ना, करंट का जो वैल्यू है 0 से लेके उसके अधिकतम मान तक चेंज करना है। 0 से लेके उसके अधिकतम मान तक चेंज करने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है आपसे, करने में कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है। सबसे पहली बात आप देखिए यहाँ पे, सबसे पहली बात एसी की देखिए बात, एसी करंट जो होता है ना, एसी करंट यानी अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है। सबसे पहले बात देखिए यहाँ पे सपोज के लिए यहाँ से यदि स्टार्टिंग हुआ है यदि 0 और ये आपका वैल्यू देखिए और फिर ये वैल्यू देखिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा टाइम लग जाता है टी, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा टाइम जो होता है वो टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइम कितना हो जाएगा T/2 होगा, ये टाइम कितना हो जाएगा T/2। और यहाँ पे देखिए गौर से T/2 से ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। T/2 से अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी 0 से हमको कहता है T/4, यानी ये हमारा इंक्रीज कहाँ तक करेगा, तो 0 से लेके और यहाँ पे हो जाएगा T/4, यानी T/4 तक ये इंक्रीज करेगा। फिर देखिए ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो करेंट का वैल्यू है 0 से लेके T/4 तक आपको क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बस इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, 0 से लेके T/4 तक क्या होता है, इंक्रीज करता है, और फिर T/4 से लेके T/2 तक ये क्या होता है, डिक्रीज करता है, घटता है, न्यूनतम अपने मान को दर्शाता है। तो हमारा तो क्वेश्चन कहता है भाई करेंट का मान 0 से लेके अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम करने में 0 से लेके अधिकतम करना है, तो 0 से लेके मैक्सिमम करने तक में कितना समय लगेगा ये पूछना है। तो सबसे पहले देखो सवाल में दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है पहले से 50 एचजेड दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 एचजेड, और हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी के बराबर में 1 बटेगा क्या होता है टी, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम होता है, आवर्तकाल का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यानी इसका मतलब देखिए गौर से, सबसे पहली बात देखिए गौर से, आपको करना क्या होगा, कहता है कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात आपका देखो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, यानी 1 बाय आपके पास हो जाएगा, देखिए T/4 हमारा काम कर रहा है, T/4 0 से लेके T/4, 0 से लेकर T/4 तक हमारा क्या होता है, करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, 0 से लेकर कहाँ तक T/4 तक, और T/4 से लेकर T/2 तक आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इसका मिनिमम होता है, डिक्रीज करता है, नेगेटिव में मान जाता है, ये बात आपको सीखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो होगा 0 से लेकर T/4, हमारा जो वैल्यू हो जाएगा ना वो T/4 हो जाएगा। तो T/4 1 बाय, यहाँ पे T देखो 1/T, 1/T देखो क्या लिखोगे, 1 लिखोगे आप 1/T, आप इसको आपस में कैलकुलेट करिएगा, तो यानी और लिख सकते हैं T बराबर लिख सकते हैं 1 बाय क्या लिखिएगा, F लिखिएगा, T बराबर क्या लिखिएगा, 1/F लिखिएगा। इसका मतलब हो जाएगा 1 बाय ये आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा, 1 बाय क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और आपका टाइम जो लग रहा है ना वो T/4 लग रहा है, टाइम क्या लग रहा है आपके पास, T/4, इसका मतलब 1 बाय आपके पास 50 इंटू का हो जाएगा 4, T/4 हो जाएगा टाइम। अब इसके जगह पर आप लिख सकते हो, यानी ये आप लिख सकते हो 1 बाय कितना लिखोगे, 50 चौका 200, 50 चौका क्या लिखोगे 200, इसको जब डिवाइड करो तो 0.005, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.005, और ये समय जो होगा इसका सेकंड हो जाएगा, ये रेफरेंस हो जाएगा। यानी करंट का वैल्यू 0 से लेके उसके अधिकतम मान तक जाने में टोटल जो समय लग जाएगा 0.005 सेकंड का समय लग जाएगा, ये हमारा है, इसका आंसर फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, करंट का वैल्यू 0 से लेकर T/4 तक का जो होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी इंक्रीज करता है, और फिर T/4 से लेकर फिर क्या होता है T/2 तक, फिर यहाँ पे क्या होता है डिक्रीज करता है। इस कंडीशन को भी हम लोग को फॉलो करना है। चलिए इसको भी आप लोग राइट में, तो चलिए अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है, किसी एसी सर्किट में विद्युत वाहक बल, देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF का मतलब होता है विद्युत वाहक बल। तो कोई एसी सर्किट है, किसी एसी सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो वर्ग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल का जो वर्ग माध्य मूल मान है √V² वैल्यू है, √V² वैल्यू कितना है 220 वोल्ट है, ठीक है। तो कहता है पीक वैल्यू शिखर मान कितना होगा वो बताना है। सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ गौर करना है, कोई भी क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ हो चाहे करंट दिया हुआ हो, आप ये फाइनल समझना जो वो आपका RMS वैल्यू दिया हुआ है, यानी जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो आपका जो है तो RMS वैल्यू हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है पीक वैल्यू का वैल्यू कितना होगा, यानी क्वेश्चन में सबसे पहली बात देखो गिवन दैट दिया हुआ है सवाल में क्या दिया हुआ है ये पहले समझना है आपको। तो सवाल में देखो सबसे पहले VRMS दिया है 220 वोल्ट। VRMS का वैल्यू कितना दिया 220 वोल्ट दे रखा है, और साथ में देखो V नोड यानी पीक वैल्यू को V नोड बोलते हैं। अब V नोड बराबर पूछे कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहली बात देखिए आपको V नोट बराबर कितना होगा ये चीज आपको पूछना है। तो सबसे पहले सिंस हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं VRMS का जो वैल्यू होता है ना वो V नोट बाय √2 होता है, यानी पीक वैल्यू में पीक वोल्टेज में जब √2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा पीक वोल्टेज, ठीक है, VRMS वैल्यू। तो इसी के हिसाब से देखिए आपके पास हमको पूछना क्या है, V नोट पूछ रहा है, इसलिए आप इसके हिसाब से लिख सकते हो V नोट बराबर लिख सकते हो VRMS इंटू का लिखोगे √2, ठीक है। अब इसके हिसाब देखो VRMS वैल्यू हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है 220 दे रखा है, तो आप VRMS का मान 220 वोल्ट दे रखा है और √2 का मान 1.414 होता है, 1 कितना होता है 414 होता है, यानी √220 को और 1.414 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में जब गुना करेंगे ना अप्रोक्सीमेट 311.08 वोल्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी पीक वोल्टेज, देखिए पीक वोल्टेज का जो वैल्यू होगा यानी शिखर मान जो होगा वो हमारा हो जाएगा कितना 311 वोल्ट। 311 वोल्ट आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा 311 वोल्ट हमारा फाइनल आंसर हो गया किसका, तो पीक वैल्यू का, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को भी बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन, इसको भी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक बल्ब है जो 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट पावर देने के लिए बना है, यानी क्वेश्चन कहता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, देखिए आपूर्ति शब्द लगे इसका मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब की बात होती है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट आपूर्ति पर सप्लाई पर 100 वाट पावर 100 वाट शक्ति देने के लिए बना हुआ है, ठीक है भाई। इसी हिसाब से इस बल्ब को बनाया गया, यानी इस बल्ब को जो बनाया गया है ना वो कहा हुआ है 220 वोल्ट सप्लाई पर 100 वाट पावर दे सकता है ये बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब कहता है भाई पहला क्वेश्चन कहता है भाई बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, दूसरा कहता है भाई पीक वोल्टेज कितना होगा, यानी शिखर मान वोल्टेज का शिखर मान क्या होगा, और तीसरा कहता है भाई आरएमएस करंट का वैल्यू क्या होगा, यानी √2 करंट क्या होगा, आरएमएस पूछ रहा है। तो चलिए हम एक एक करके सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात आपका देखो सवाल में सॉल्यूशन में देखते हैं, गिवन दैट दिया हुआ है सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया है सबसे पहली बात आपके पास एक बल्ब का जो 220 वोल्ट जो देख रहे हैं ना 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट पावर देने के लिए बना हुआ है। 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट पावर देने के लिए बना है। बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, पीक वोल्टेज कितना होगा, शिखर मान कितना होगा, और कहता है भाई आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट का मान कितना होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पहले आप फटाफट क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए वोल्टेज दे रखा है आपके पास 220 वोल्ट, ठीक है भाई, और देखो रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टेंस तो पूछ ही रहा है, और पहला पावर दे रखा है कितना जी 100 वाट, ठीक है। पहला क्वेश्चन में कहता है रेसिस्टेंस कितना होगा, पहला क्वेश्चन में यानी एक नंबर में कहता है आर, ए नंबर में कहता है आर बराबर कितना होगा। रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे, रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपको आर निकालने के लिए कह रहा है, आर बराबर कहता है कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं आर बराबर होता है ना V स्क्वायर बटे का क्या होता है P, यानी वोल्टेज का स्क्वायर बटे का P, वोल्टेज का स्क्वायर बटे का क्या बोलेंगे P। तो वोल्टेज कितना दिया है, देखो यहाँ पे वोल्टेज दिया है 220 इंटू मल्टीप्लाई 220 डिवाइडेड बाय कर दीजिए आप इसको, कितना पावर है 100, पावर कितना है 100, तो 1010 और 1010 कैंसिल हो गया। 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा 484 ओम। रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है ना वो ओम होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, यानी 484 ओम हो जाएगा पहला का आंसर, ए नंबर का आंसर हो जाएगा 484 ओम। अब इसी सवाल में देखो बी नंबर सवाल क्या कहता है, पहले ए नंबर का नोट कर लीजिए।
नंबर का कहता है शिखर वोल्टेज कितना होगा, इसका मतलब वी नोट पूछ रहा है, वी नोट बराबर कहता है कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात चूंकि हम लोग जानते हैं, याद करिए VRMS का जो वैल्यू होता है ना, वी नोट का √2, वी नोट पीक वोल्टेज में √2 से डिवाइड कर दिया जाता है। इसी फार्मूला के हिसाब से आप लिख सकते हो, यहाँ पे वी नोट जब निकालने की बात होगी आप लिख सकते हो VRMS इंटू का लिखोगे √2, तो VRMS पहले से दिया हुआ कितना जी 220 वोल्ट। अभी मैंने जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन बताया था, जो वोल्टेज दिया हुआ होता है वो RMS वोल्टेज होता है, और साथ में √2 का वैल्यू होता है 1.414। इसको जब करेंगे ना तो 311.08 इसका वोल्ट आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं। तो यानी शिखर वोल्टेज पीक वोल्टेज हम लोग यहाँ पर निकाल दिए। एक क्वेश्चन लास्ट में कहता है तीसरा RMS करंट कितना होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछता है RMS करंट रूट मीन स्क्वायर करंट कितना होगा। ठीक है, तो रूट मीन ये तो हम लोग सीख लिए भाई, शिखर यहाँ पे देखिए VRMS दिया हुआ था, तो VRMS का वैल्यू होता है V नोट बाई √2, तो V नोट का वैल्यू हो जाएगा VRMS में √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो VRMS कितना दिया 220 वोल्ट दिया है, और उसमें एक 1.414 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 311.08 वोल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें C नंबर में कहता है RMS करंट क्या होगा, पहले आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी में तीसरा C नंबर क्वेश्चन आता है बल्ब में प्रवाहित जो RMS करंट क्या होगा, RMS करंट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात हमारे पास VRMS तो दिया हुआ है ऑलरेडी, VRMS दिया हुआ है, अब हम लोग RMS निकालेंगे। वैसे RMS करंट तो निकालना पड़ेगा, साथ में हमको देखिए इसमें पावर का भी यूज करना पड़ेगा और वोल्टेज का भी यूज करना पड़ेगा, पावर और वोल्टेज का भी यूज करना पड़ेगा। यानी ये हमारा C नंबर जो है पार्ट, C नंबर में हम लोग पढ़े थे P बराबर पढ़े थे, याद करिए V इंटू का I पढ़े थे। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़े थे तो वहाँ पे P बराबर VI पढ़े थे। इसके हिसाब से हमको करंट पूछ रहा है, तो I बराबर हो जाएगा हमारे पास P बटे का क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो पावर कितना दिया पहले से 100 और वोल्टेज कितना दिया 222, तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बाय कितना हो जाएगा 11, 5 बाय 11, तो 5 बाय 11 आप यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सी एम्पियर। तो यही हमारा हो जाएगा RMS करंट, यही हमारा क्या हो जाएगा RMS करंट हो जाएगा, यानी 5/11 हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 0.450 इसको जब डिवाइड करेंगे ना 5 में 11 से जब भाग देंगे ना तो 0.450 एम्पियर के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो ये भी आपका आंसर लिख सकते हैं, 5/11 एम्पियर बोलिए चाहे 0.450 एम्पियर बोलिए। तो ये हमारा था पावर निकलने का, करंट निकलने का, पीक वोल्टेज हम लोग निकाल लिए और रेसिस्टेंस भी हम लोग निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तथा AC सर्किट में I बराबर देखिए 3 sin 2πt एम्पियर है, यानी AC सर्किट में करंट का मान दे रखा है 3 sin 2πt एम्पियर है। ठीक है भाई, तो बताना है, क्या बताना है IRMS यानी RMS वैल्यू, करंट का RMS वैल्यू बताना है, और t बराबर 1/2 सेकेंड पर, यानी t बराबर आधा सेकेंड पर 1/2 सेकेंड पर तात्क्षणिक मान इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहली बात देखो आपके पास क्या दिया है बाबू ने, I बराबर जो दिया है ना, I बराबर दिया है देखो 3 sin 2πt एम्पियर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो I बराबर होता है I नोट साइन ओमेगा टी, I बराबर होता है I नोट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहली बात देखिए IRMS वैल्यू चाहिए, IRMS वैल्यू निकालने के लिए हमको पहले I नोट वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर जब करेंगे ना तो I नोट के जगह पे कितना है 3 एम्पियर, I नोट की जगह कितना है 3 एम्पियर। अब जब I नोट पता हमको चल गया तो अब इसके हिसाब से हमको IRMS निकल जाएगा।
चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, IRMS का जो वैल्यू होता है ना, वो I0/√2 होता है। तो I0 कितना है 3, यानी आप इसको लिख सकते हो 3/√2, और √2 का मान 1.414 होता है। √2 का मान कितना होता है 1.3/1.414 हो जाएगा, 3/1.414 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, हमको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, 1.414 में 3 में 1.414 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 2.12 एम्पियर, 2.12 एम्पियर आएगा। 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 12 एम्पियर, IRMS वैल्यू जो निकलेगा 2.12 एम्पियर पर। चलिए इसको लिखिए। I बराबर 3 sin 2πt, तो I बराबर I0 sin ओमेगा टी होता। तो हम लोग आपस में कंपेयर किए, तो I0 निकाल दिए, और I0 निकालने के बाद हम लोग IRMS निकालने के लिए क्या किया, I0/√2 से हम लोग कर दिए। तो I0 का वैल्यू 3 एम्पियर दे रखता है, √2 का वैल्यू 1.414 होता है। तो 3 में 1.414 से जब हमने डिवाइड किया तो आया आपका 2.12, यही आपका हो जाएगा कौन सा करंट, वो हमारा हो जाएगा IRMS करंट, ठीक है। अब हमारा देखिए इसमें कहता है t बराबर 1/2 सेकंड पर तात्क्षणिक मान। पहली बात देखिए तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस मान क्या है, देखिए इंस्टेंटेनियस मान इसी मान को कहते हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन में कुछ कह दिया है कि t का वैल्यू 1/2 सेकंड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए t का वैल्यू 1 सेकंड, यहाँ पे t का वैल्यू 1/2 सेकंड में पूछ रहा है आपसे। चलिए मैं पहले इसको अब देखिए हमारा कहता है 2 नंबर में क्वेश्चन कहता है t बराबर 1/2 सेकंड पर, t बराबर 1/2 सेकंड पर, यानी 2 नंबर क्वेश्चन कहता है t बराबर। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात I बराबर जो दिया है ना, I बराबर दिया है 3 sin 2π इंटू, t की जगह पर देखो, t की जगह पर कितना 1/2 दे रखा है, 1/2। तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो यानी ये हो जाएगा आपके पास 3 sin π हो जाएगा, ठीक है। 3 sin π हो जाएगा, 3 sin π हो जाएगा। 3 sin π यानी 3 तो आपका हो जाएगा पीक करेंट, और sin π का जो वैल्यू होगा, sin π का वैल्यू तो यानी हो जाएगा आपका 3 इंटू sin π का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0। यानी करंट, इंस्टेंटेनियस करंट जो हाफ सेकंड पे होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आधा सेकंड पर करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।